हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, आज की हमारी वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही शानदार टॉपिक से होने जा रही है, जिस टॉपिक का नाम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। टॉपिक का नाम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में बातें बहुत सिंपल, बहुत आसान और बहुत ही स्लो तरीके से सीखेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अलजेब्रा में जाने से पहले अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए कि अलजेब्रा का काम क्या है। जब भी हमारे सामने कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, हमारे सामने कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, तो हम उसे आसान बनाने के लिए हम अलजेब्रा का यूज करते हैं। इससे होता यह है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कैलकुलेशन को हम इजी बना के सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी कहानी इसमें यह है कि अलजेब्रा एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हमें किसी भी चीजों को एक्सप्रेस करने का तरीका दे रहा। अब एक्सप्रेस करने का तरीका कैसे दे रहा? तो जैसे मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स ढेर सारे हैं और ये सारे के सारे टर्म्स को हम शॉर्ट में दिखाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इतने सारे ए टर्म को, इतने सारे बी टर्म को, इतने सारे सी टर्म को हमने ए बी सी मान करके उसे कंबाइन कर दिया। अब शॉर्ट में सारे वाइड वैरायटी ऑफ टर्म्स को मैंने शॉर्ट में दिखा दिया। अलजेब्रा का मेन काम तो यही है। अब इसको करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस का यूज करेंगे, माइनस का यूज करेंगे, हम मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, डिवाइड का यूज करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे। इस तरीके से हम अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करेंगे, जिससे हमारे डिफिकल्ट कैलकुलेशन शॉर्टली सॉल्व हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाए और हम सही आंसर को ढूंढ पाए, सही बातों को ढूंढ पाए। तो अलजेब्रा के बारे में सबसे पहली बात तो ये जान लेते हैं कि अलजेब्रा टर्म को बनाने से पहले, अलजेब्रा में बातों को एक्सप्रेस करने से पहले हमें दो बात बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो, अगर किसी की वैल्यू फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाली है, तो उसे क्या कहेंगे? और एक दूसरा, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, हम उसे क्या कहेंगे? एक तो जिसकी वैल्यू फिक्स कर दिया आपने कि मतलब ये पेन है, मीन्स ये पेन ही है। मतलब क्या है कि ये क्या है? मार्कर पेन है, ये पेन ही है, इसको मार्कर पेन ही कहेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं कह सकते। लेकिन हमारे इस मुट्ठी में कुछ भी हो सकता है, हमारी इस मुट्ठी में कुछ भी हो सकता है। पेपर हो सकता है, पिन हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, या फिर हम जो चाहेंगे वो सोचेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। बट मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, तो इसके अंदर मैंने देखा नहीं कि क्या होगा, तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे? तो जहां पे हमें कुछ भी एग्जैक्ट नहीं पता हो, उसे हमने वेरिएबल की लिस्ट में रख दिया। और जहां मुझे एग्जैक्ट पता हो, वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट के रूप में। तो अलजेब्रा के जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हैं, वो एक वर्ड वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट, जिससे अलजेब्रा की शुरुआत होती है। तो आप दो वर्ड पहले देख लीजिए, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट, ये दो वर्ड से हम कुछ बातों को सीखेंगे। सबसे पहली बात यहां पर ये कि ये जो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का मतलब होता है जो अपने जगह पे टिका रहे, वहां से हिले नहीं, ना आगे जाए ना पीछे जाए, ना लेफ्ट जाए ना राइट जाए, ना अपवर्ड जाए और ना ही डाउनवर्ड जाए। तो कांस्टेंट मीन्स फिक्स, एक जगह पे फिक्स कर दिया गया। जैसे आपने एक पोल या कोई एक रॉड या फिर कोई आपने एक डंडा लिया, उसे जमीन के साथ फिक्स कर दिया एज ए पिलर के रूप में। ये मजबूत पिलर है, आपने उसे फिक्स कर दिया, अब उसमें मूवमेंट नहीं हो सकती है। दैट इज कांस्टेंट, वही कांस्टेंट है, जो फिक्स है वही कांस्टेंट है। और दूसरा है वेरिएबल। जैसे आपने एक पेपर का नाव बनाया, उसे नदी में छोड़ दिया, तालाब में छोड़ दिया, वो एक जगह पे नहीं रहेगा। पानी का बहाव आएगा तो वो आगे चला जाएगा, फ्लो करते करते कभी पीछे आ जाएगा, कभी लेफ्ट जाएगा, कभी राइट जाएगा। तो अलग अलग डायरेक्शन में वो मूव करने लगता है, अपने पोजीशन पे वो फिक्स नहीं होता है। तो आप उसे कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं?
वेरिएबल। तो एक चीज ऐसा है कि इसको समझने के लिए हम, जैसे मुझे कोई काम करना है तो मैंने एक टारगेट सेट कर दिया कि मुझे आज शाम के 5 से लेकर के शाम के 8 तक, 5 to 8 इवनिंग में, 5 to 8 मीन्स ये 3 आवर्स में मैथ्स पढ़ने वाला हूँ। तो मैंने टारगेट सेट कर दिया। तो अगर मैं टारगेट सेट कर दिया हूं 5 to 8 के बीच का, तो उतने देर में मैं पढ़ाई मैथ्स की करने वाला हूं। और मैं उस टाइम ड्यूरेशन जब आया 5 बजा तो मैं बैठ गया और 3 घंटे मैंने पढ़ाई करके कंप्लीटली 8 बजे में उठ गया। मतलब मैंने जो कहा तो वो बातें मेरी कांस्टेंट वर्ड थी, मेरी कांस्टेंट बातें थी, जो मैंने कहा मैंने उसे फॉलो किया। और एक दूसरी बात है, मैंने कहा आज मैं 5 से 8 के बीच में मैथ्स पढ़ने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही 5 बजा ना, तो मुझे कुछ काम याद आ गया। अरे मेरा एग्जाम तो कल साइंस का है, मैं मैथ्स क्यों पढ़ूंगा आज, मुझे तो आज साइंस पढ़ना चाहिए। तो मैंने प्लान चेंज कर दिया, मैं साइंस पढ़ने लग गया। कभी साइंस थोड़ा पढ़ा फिर माइंड चेंज कर गया, अरे साइंस तो होगी, हो जाएगा, बहुत आसान है। उसके बाद एसएसटी है, उसको कैसे कवर करूं, थोड़ा सा बीच में ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कभी हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कभी मराठी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो हमने एक चीज एक टाइम में फिक्स नहीं किया, हमने एक टाइम ड्यूरेशन जो लिया उसमें हमने वेरिएबल स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो दैट इज, जब कोई एक बातें फिक्स ना हो उसे क्या कहेंगे, वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल दो ऐसे वर्ड निकल के सामने आ रहे हैं। एक कांस्टेंट कह रहा मैं फिक्स हूं, और एक वेरिएबल कह रहा मैं फिक्स नहीं हूं, मैं मूवमेंट कर रहा हूं, मैं लेफ्ट राइट अप डाउन फॉरवर्ड बैकवर्ड मैं मूवमेंट कर रहा हूं, मैं फिक्स हूं ही नहीं अपने प्लेस पे। तो दो बातें हैं। तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट के सामने लिखा दोज टर्म्स, दोज टर्म्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। और यहाँ पे दोज टर्म्स, दोज टर्म्स हैविंग नॉट फिक्स्ड वैल्यू, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। यहाँ पे दो बातें आई, एक का वैल्यू फिक्स है, दूसरे का वैल्यू नॉट फिक्स्ड है। अब देखिए, जिसका वैल्यू नॉट फिक्स्ड है वो कौन है, जिसका वैल्यू फिक्स है वो कौन है। आई बात समझ में। जिसका वैल्यू फिक्स हो गया वो कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू नॉट फिक्स्ड है वो वेरिएबल हो गया। तो फिक्स वैल्यू वाले जो टर्म हैं वो कांस्टेंट हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल में, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल में, जिसकी वैल्यू आपने फिक्स कर दी वो कौन कौन से टर्म है। आपने लिखा यहाँ पे एक नंबर 5, 5 की वैल्यू फिक्स है क्योंकि 5 मीन्स ऑलवेज 5, 5 chocolates means only 5 chocolates, 5 mangoes means always 5 mangoes, means 5 mangoes means always 5 mangoes, 5 chairs means 5 chairs, 5 tables means only 5 tables। तो 5 कुर्सियां तो 5 कुर्सी, 5 मेजें या टेबल तो 5 टेबल, ठीक है। 5 चॉकलेट्स, 5 चॉकलेट्स, नहीं 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स। आप 5 का मतलब ऑलवेज 5, चाहे वो चेयर में हो, टेबल में हो, पेंसिल में हो, चॉकलेट्स में हो, या किसी भी चीज में हो। अगर मैंने 5 बोला मीन्स वो 5 का मतलब सिर्फ 5 होता है, वो 1 2 3 4 5 ही होगा। वो कभी 6 या 4 नहीं हो सकता, कभी 3 भी नहीं हो सकता, हमेशा ऑलवेज 5 होगा। तो जो कभी चेंज ही ना करे वो कांस्टेंट है। सो 5 इज द कांस्टेंट। अभी मैंने यहाँ पे लिखा -10, -10 क्या है, -10 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। तो -10 का वैल्यू भी तो फिक्स ही है, -10 मीन्स -10। टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, एक फिक्स टेम्परेचर है, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। या फिर -5 या -10 क्या, वाटर लेवल के डाउन चले गए। फिर +5 +10 वाटर लेवल एबव जा रहा है, ठीक है ना। उस तरीके से माइनस प्लस क्या है, किसको दिखा रहा है, तो माइनस प्लस दिखा रहा है कि आपके जो टर्म है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो कांस्टेंट वैल्यू सिर्फ 0 नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव नहीं होगा,
नेगेटिव भी हो सकता है। तो -10 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। अब इसके आगे और भी ले सकते हैं, 100, 200, 1 लाख, आप जो चाहेंगे इस तरीके से आप बना सकते हैं नंबर्स को। इस तरीके से नंबर्स को आप लिख करके बता सकते हैं कि ये आपके कांस्टेंट टर्म है। दूसरा है वेरिएबल। वेरिएबल जिसकी वैल्यू नॉट फिक्स्ड हो, फिक्स नहीं हो। आपने लिखा यहाँ पे x, आपने लिखा y, आपने लिखा z। ये x y z एक अल्फाबेटिकल लेटर के रूप में दिख रहा है आपको, और ये लेटर का वैल्यू आपने कभी लिया x इक्वल टू 1, कभी लिया x इक्वल टू 100, कभी लिया x इक्वल टू -50, कभी x इक्वल टू -500, कभी x इक्वल टू 1 लाख ले लिया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने x के वैल्यू कभी 1 है, कभी 100 है, कभी -50, कभी -500, कभी 1 लाख। आपके x के वैल्यू एक नहीं है, अनेक है। तो जो चीज का वैल्यू फिक्स ना हो उसे आप वेरिएबल कहेंगे। तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, z का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो ये सब टर्म के वैल्यू फिक्स नहीं है, तो आपने इसका नाम क्या दे दिया, वेरिएबल, ठीक है ना। क्या नाम दे दिया, वेरिएबल। तो वेरिएबल की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है, और कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज फिक्स होती है, हमेशा फिक्स होता है। तो दो चीज आपके दिमाग में आ गया कि वेरिएबल मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस वे दैट द टर्म हैविंग नॉट फिक्स्ड वैल्यू, इन केस ऑफ कांस्टेंट द टर्म हैविंग ऑलवेज फिक्स वैल्यू, ऑलवेज फिक्स वैल्यू। जिसकी वैल्यू आपने फिक्स कर दी वो कांस्टेंट, जिसको आपने फिक्स नहीं किया वो वेरिएबल। ये दो बातें आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है। अब मैंने बार बार डिस्कस किया कि ये टर्म्स का, टर्म क्या होता है, समझिए बातों को जरा सा कि टर्म क्या होता है, जरा टर्म को समझ लें। तो टर्म को समझने के लिए एक एक्सप्रेशन मुझे लिखना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि मैंने लिखा यहाँ पे 2x² + 5x + 10 प्लस 10x³ मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चार क्या लिए हैं, चार ऐसे दिखने वाले, ऐसे दिखने वाले हमने कुछ ऐसे अलजेब्रा के कुछ फॉर्मेट लेकर के रख दिया, ठीक है ना। अब कहता है यहाँ पे कि ये सारे जो आप देख पा रहे हैं ये प्लस या माइनस, आगे करता हूं 10x पावर -10x⁴, ये हमने अगला लिया। तो कभी माइनस के साथ, कभी प्लस के साथ, प्लस के साथ, माइनस के साथ। तो कहता है कि अगर बहुत अलजेब्रा के बहुत सारे अनलिमिटेड टर्म्स या लिमिटेड टर्म्स या एक टर्म्स या एक से ज्यादा फॉर्मेट जो भी मुझे दिख रहे हैं वो प्लस या माइनस के साथ जुड़े रहते हैं, अब आप अलग अलग एक एक इंडिविजुअल को किस नाम से बुलाएंगे, तो टर्म के नाम से बुलाएंगे। तो ये आपका टर्म है, ये भी आपका टर्म है। इन दोनों टर्म के बीच में प्लस साइन का यूज हुआ है। तो यहाँ दो टर्म दिख रहे हैं, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। तो टर्म समझ में आया आपको कि अलजेब्रा के मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जुड़ने वाले जो अलग अलग अलजेब्रा के फॉर्मेट हैं, आपने उसे टर्म कह दिया। दैट इज फॉर्मेट कॉल्ड द टर्म्स, इंडिविजुअल फॉर्मेट कॉल्ड द टर्म्स। और अपने आप में सब इंडिविजुअल फॉर्मेट है, उसे आपने कहा टर्म्स। और ये सारे के सारे फॉर्मेट जब जुड़े हैं ऑपरेशन के साथ में, मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ में जब जुड़े हैं, तो ये सब क्या बन गई है, एक्सप्रेशन। अलजेब्रा के क्या बन गए, एक्सप्रेशन। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि एक्सप्रेशन तो आपने देखा कि जब क्या होता है, जब टर्म्स आपस में जुड़ते हैं तो वो बना देते हैं एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम क्या समझते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब आप अलजेब्रा की बात करते हैं तो अलजेब्रा कैसे बना होगा, अलजेब्रा ALGEBRAIC, अलजेब्रिक में IC को मिटा दें तो क्या हो जाएगा, अलजेब्रा। अलजेब्रा वर्ड से जब मैं 3-4 क्लास में पढ़ा करता था तो सुना करता था अलजेब्रा भी एक चैप्टर आने वाला है जो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब मैं गया उस क्लास में 4-5 क्लास में अलजेब्रा से सामना हुआ
तो ऐसा लगा कि अलजेब्रा इतना आसान चैप्टर तो मुझे कोई लगा ही नहीं, कितना इजी है, क्योंकि उसके बारे में मुझे पता नहीं था, इसलिए मुझे मुश्किल लगा। जब मुझे पता चला तो बहुत आसान लगा। अब अलजेब्रा है क्या? तो अलजेब्रा कुछ खास नहीं है। ये वेरिएबल ये वेरिएबल और कांस्टेंट का बहुत सुंदर सा कॉम्बिनेशन है। अलजेब्रा क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट का बड़ा ही सुंदर सा कॉम्बिनेशन है। अगर मैं यहाँ पे x लिखूं, y लिखूं, z लिखूं, p लिखूं, q लिखूं, r लिखूं, देखने में अच्छा नहीं लग रहा। मैं यहाँ पे 2 लिखूं, 5 लिखूं, -9 लिखूं, 11 लिखूं, 15 लिखूं, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोमा के रूप में अलग अलग लेटर्स लिखे गए हैं, यहाँ कोमा लगा के अलग अलग नंबर्स लिखे गए, तो कुछ देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है जब मैं 2x लिख दूं। अभी 2 एक कांस्टेंट था और x क्या था? वेरिएबल। 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल। जब दोनों को मैंने कंबाइन किया तो 2x नाम का एक अलजेब्रिक टर्म बना। यही तो अलजेब्रा है कि जब आपने वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ कंबाइन किया तो एक टर्म बन के आए, दैट इज अलजेब्रिक टर्म हुआ। वो क्या बन गया? वो अलजेब्रा के टर्म बन के आए। और ये अलजेब्रा के जो टर्म है वो जब एक साथ किसी एक्सप्रेशन में, किसी सिक्वेंशियल वे में जुड़ जाते हैं तो वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं कि मैं कैसे हूं। मैं पहले 2x था, उसके बाद 5x बना, फिर उसके बाद 3x² हो गया, फिर -9 कहलाया। ये सब सारे के सारे टर्म अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस जब जुड़े तो कितना सुंदर सा क्या बन गया? एक्सप्रेशन बन गया। क्या बन गया? एक्सप्रेशन। कि हमने अलजेब्रा के टर्म को एक्सप्रेस किया, इसे कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे? कि अलजेब्रा के टर्म को जब हमने एक्सप्रेस किया। अब अलजेब्रा के टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ बातें बोल के बताते हैं या फिर कुछ बातें लिख के बताते हैं। जैसे मुझे अलजेब्रा के टर्म को आपस में टर्म बनाना पड़े, वेरिएबल को कांस्टेंट से कंबाइन करना पड़े, तो हम बातें बोल के भी बता सकते हैं। अब कैसे बताएंगे? तो बताने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास अलजेब्रा के टर्म है, जैसे एक x है, दूसरा 4 है। अब इन दोनों टर्म को हम कुछ बोल के बताना चाहेंगे। कैसे? तो इसके टर्म कंबाइन करने के तरीका है 4 4 मल्टीप्लाइड विथ x। 4 मल्टीप्लाइड विथ x। 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? x के साथ। तो क्या बना के दिया? 4x दिया। ये टर्म को बनाने के लिए हमने इन सेंटेंस का सहारा लिया कि ये टर्म हमें क्या बोल रहा है? 4 मल्टीप्लाइड विथ x। 4 किसके साथ मल्टीप्लाई में है? x के साथ में। तो हमने अलजेब्रा के टर्म को बनाने के लिए हमने लिए सेंटेंस का सहारा लिया, और ये सेंटेंस शॉर्ट में इतनी बातें कह गया। ठीक है ना? कभी कभी होता है मैंने x और 2y ले लिया, x + 2y। अब ये दिखने में x + 2y है और लिखने में कैसा है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 टाइम्स y मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स y एडेड 2 टाइम्स y एडेड विथ x। क्या बोला यहाँ पे? 2 टाइम्स y कितनी बार? 2 बार। तो y कितनी बार? 2 बार। और एडेड जुड़ा हुआ है किसके साथ? x के साथ। तो 2 टाइम्स y x के साथ ऐड कर दिया गया। तो हमने इस छोटी सी बात को इतने लंबे तरीके से मुझे बोलना पड़ा, लेकिन अलजेब्रा ने क्या किया? इतनी लंबी कहानी को शॉर्ट में लिख के मुझे बता दिया। ऐसे ही बहुत सारे डाटा हमारे पास जब आ जाए और मुझे छोटे में लिख के बताना पड़े, तो हम अलजेब्रा का हेल्प लेकर उसे बहुत वाइड वेराइटी ऑफ डाटा को हम शॉर्ट में कैसे दिखा सकते हैं, दैट इज द अलजेब्रा। ये कहानी है अलजेब्रा को पढ़ने का, कि अलजेब्रा की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम वाइड वेराइटी ऑफ नॉलेज को शॉर्ट में कॉम्पैक्ट कैसे कर सके और उसे कैसे रिजॉल्व कर सके। अलजेब्रा हमें और क्या सिखाता है? कि जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसे आसानी से कैसे सुलझा सके।
मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हम इजीली चाहते हैं सॉल्व कर दें। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे यहाँ पे अलजेब्रा ने सिखाया मुझे कि कैसे कॉम्प्लेक्स को आसानी से कैसे करने वाले। तो यहाँ पे बोला जैसे ये है 104 मल्टीप्लाइड बाय 100, इतना है। तो 104 और 100 को मल्टीप्लाई करना, आप 104 लेंगे, 100 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अलजेब्रा ने कहा ऐसा करने की क्या जरूरत है, आप सिंपल करो ना इसे, क्या 100 प्लस 4 इंटू 100 कर दो। कितना आसान हो गया, इसको आप जोड़े मल्टीप्लाई करेंगे इसको पहले इससे तो 10,000 मिलेगा। क्या मिल जाएगा पहले? 10,000, ये 400। आपको आंसर आ गया ना, आपको कितना मिला, ये 10,000 प्लस 400, 10,400 मिल गया। यहाँ पे आंसर क्या मिल गया? 10,400 मिल जाएगा। तो अलजेब्रा ने आपको क्या सिखाया कि जो काम बहुत मुश्किल था इसको सॉल्व करने के लिए आप मल्टीप्लाई सबको करेंगे, उससे अच्छा आप आसानी से यहाँ पे देख लो। तो आपके कैलकुलेशन को बहुत ही स्मार्टली सॉल्व कर दिया अलजेब्रा ने, ठीक है ना। तो अलजेब्रा का ये पावर है उसको स्टडी करने का। अब जरा देखेंगे यहाँ पे कि अलजेब्रा की बातों में हम जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले हम जब टर्म्स की बात किए हैं तो टर्म्स क्या है, तो अलजेब्रा के इंडिविजुअल फॉर्मेट जो है वो टर्म्स कहलाते हैं, इंडिविजुअल फॉर्मेट। तो यहाँ पे 3x² प्लस 4x प्लस 9, यहाँ देखिए आपके ये 3x² एक टर्म बन के निकला, ये 4x एक टर्म है, 9 क्या है, एक टर्म है। तो ये इंडिविजुअल फॉर्मेट ऑफ अलजेब्रा जो है वो अपने आप में क्या है, एक टर्म है। आई बात समझ में? टर्म है। अब टर्म से थोड़ा और जानते हैं कि जब ये टर्म है तो ये टर्म हमेशा अलग अलग क्यों है। एक साथ अगर ये सब टर्म है तो सब एक साथ क्यों ना ऐड कर दिया जाए। हम 3x² को प्लस 4x करें प्लस 9, तो ये सारे नंबर जोड़ के यहाँ पे मैं चाहता हूँ 9 4 13, 13 प्लस 3 16 और x² और x क्यूब कर दिया और शॉर्ट कर देना चाहता, क्या कर देना चाहता हूं, ये सारे टर्म को और शॉर्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से क्यों नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों हो जाएगा, हम और शॉर्ट इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हमारे अलजेब्रा के भी कुछ कंडीशन है। अब अलजेब्रा जिस कंडीशन पे काम करेगा वो दो मेन कंडीशन पे काम करेगा। पहला काम क्या करेगा, पहला कंडीशन उसका क्या हो जाएगा, तो अलजेब्रा जो दो मेन कंडीशन पे काम कर रहा है वो टर्म्स के दो फॉर्मेट हैं, टर्म्स के दो रूप हैं। एक है जिसको हम लोग कहते हैं लाइक टर्म्स, कौन सा टर्म, लाइक टर्म, और दूसरा क्या है, अनलाइक टर्म्स, दूसरा क्या है, अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स दो तरह के टर्म्स हो गए। अब दो तरह के टर्म हो गए, इसलिए हम अभी क्या है कि अगर एक टोकरी में, आपके एक टोकरी में एप्पल है, आपके उसी टोकरी में मैंगो है, आपके उसी टोकरी में एक और फल ले लो ऑरेंज है, तो आपने एक टोकरी लिया उसमें 5 एप्पल लिया, उसमें 5 ऑरेंज लिया, उसमें 5 मैंगो भी ले लिया। आपने क्या क्या लिया, 5 एप्पल, 5 ऑरेंज, 5 मैंगो। तो आप ऐसा तो लिख नहीं सकते हैं कि 5 5 10 5 15 मैंगो, लिख ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि ये सब आपस में अलग अलग है। ये सारे फ्रूट्स जो हैं, फल जो है, सब अलग अलग फल है। तो आप तीनों को ऐड करके मैंगो नहीं लिख सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आप तीनों को ऐड करके एप्पल नहीं लिख सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप तीनों को ऐड करके ऑरेंज नहीं लिख सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। 5 एप्पल है मीन्स 5 एप्पल ही होगा, ये एप्पल कभी ऑरेंज से नहीं जुड़ सकता है, एप्पल कभी मैंगो से नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि ये एप्पल है मीन्स ये एप्पल से ही जुड़ेगा। ये ऑरेंज है, ऑरेंज से ही जुड़ने वाला है। ये मैंगो है, मैंगो से ही जुड़ेगा। यही कहानी हमें यहाँ पे समझना है कि आखिर कैसे ये एप्पल मैंगो ऑरेंज की कहानी यहाँ से कैसे मैच कर रही है। तो ये लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स समझिए, ध्यान दीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 2x, अगर मैं x, अगर मैं 5x, अगर मैं -9x, अगर मैं यहाँ पे 100x लिख दिया, तो मुझे लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स को समझने के लिए हमें कांस्टेंट को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है।
लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स को समझने के लिए हमें कांस्टेंट देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें देखना पड़ता है वेरिएबल को। क्या देखना पड़ता है? वेरिएबल को। हमें वेरिएबल को देखना पड़ता है कि वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है हम उसको देखते हैं। कैसे? तो यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, ये भी x है और ये भी x है। कांस्टेंट कुछ भी हो, 2 हो, इसका कुछ नहीं तो 1 है, 5 है, -900, हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट के बारे में भी हम लाइक अनलाइक को देखते टाइम देखेंगे नहीं, इसको हम हमेशा देखेंगे ये जो वेरिएबल सबके पास है ये वेरिएबल सबका सेम होना चाहिए। अब कहोगे सर 9x² और ये 5x, ये -20x³, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x है, तो ये सब लाइक टर्म है? मैं कहूंगा नहीं, मैं कहूंगा नहीं, ये लाइक टर्म नहीं है। तो फिर यहां कैसे लाइक है? इसीलिए क्योंकि x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है और यहाँ भी x का पावर 1 है। यहाँ पे ऊपर वाले में सिर्फ x ही वेरिएबल है, कांस्टेंट को हम नहीं देखेंगे, वेरिएबल को देख रहे हैं, तो सिर्फ x ही वेरिएबल है और x का हाईएस्ट पावर सब में 1 है, इसलिए ये सब लाइक टर्म है। यहाँ पे x ही वेरिएबल है लेकिन पावर सबका अलग अलग है, पावर सबका अलग अलग, इसके पास 2 है, इसके पास कुछ नहीं तो 1 है, इसके पास 3 है, तो पावर अलग होने की वजह से ये कभी भी लाइक टर्म नहीं बन पाएंगे। लाइक टर्म बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा। अब वेरिएबल को सेम कैसे करें? तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 9x³ -15x³ -20x³। अब देखिए कांस्टेंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वेरिएबल x³ है, x³ है, x³ है, तो ये हमारे लाइक टर्म में आ जाएंगे। अब जरूरी नहीं कि हमेशा x ही होगा, अब आपको मिलेगा जैसे -15xyz, आई बात समझ में? -19xyz -20xyz। अब यहाँ भी xyz है वेरिएबल, यहाँ भी xyz है, यहाँ भी xyz है, ये लाइक में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? ये लाइक टर्म में आ जाएंगे। अगर मैं आगे लेके चलूं नेक्स्ट वाला, तो -2x² y, 15x² y, 200x² y। अब देखो यहाँ पे x² y, यहाँ भी x² y वेरिएबल, यहाँ भी x² y, यहाँ भी x2 y1, x2 y1, x2 y1, तो सबके वेरिएबल हर जगह सेम है, तो ये भी कहलाएंगे लाइक टर्म्स, ठीक है ना। अब दूसरा है अनलाइक टर्म्स, जो टर्म अनलाइक हो, जैसे मैंने लिखा 5x, 5x³, 5x⁴, 5x²। ध्यान से देखिए वेरिएबल सेम तो है लेकिन वेरिएबल का पावर सेम नहीं है, तो ये कहलाएंगे अनलाइक टर्म्स। और क्या होगा? तो 9xyz, अब यहाँ पे 10xy, 15xz। ध्यान दीजिए यहाँ पे xyz है, ये xy है और ये xz है, ये क्या है? xz। तो वेरिएबल हर जगह सेम नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन y यहाँ पे है, यहाँ y है, यहाँ y नहीं है। तो हमें तीनों का तीनों, अगर मैंने वेरिएबल को पकड़ा है तो ये सारे वेरिएबल इस सब में दिखना चाहिए, इसके बराबर इसमें होना चाहिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। xyz है तो यहाँ xyz होना चाहिए, नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ पे भी xyz होना चाहिए, नहीं है y तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये दोनों भी नहीं हो सकता है, तो ये सब अनलाइक टर्म्स हो गए। कभी आप ऐसा भी देखेंगे कि आपके सामने दिया जाएगा जैसे 9x² yz, 10x² y, यहाँ पे 15x² z। अब देखिए x का पावर सेम है लेकिन yz
हर जगह नहीं है, इसलिए ये सब भी लाइक टर्म्स नहीं होंगे, ये सब कहलाएंगे अनलाइक टर्म्स। क्या कहलाएंगे ये सब? तो ये सब भी कहलाएंगे अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद आगे वाली जो हमारी कहानी है वो इसके ऊपर बेस्ड है, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स के ऊपर बेस्ड कैसे है हम बताएंगे अभी आपको। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब आप पहचान सकते हैं कि कौन लाइक है कौन लाइक नहीं है। चलिए अब देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको और बता देना चाहता हूं कि लाइक टर्म्स कभी कभी गुमराह करने के लिए, आपको डाइवर्ट करने के लिए ऐसे भी देगा, जैसे 9xyz, 15xyz, 27xyz, -19xyz। ये देखिए ध्यान से, सब में वेरिएबल सेम है, मतलब ये लाइक टर्म है। यही चीज आपको थोड़ा सा जम्बल्ड देगा, जैसे 9xyz यहां देगा, यहाँ पे 3x इंटू 5yz, यहाँ देगा 27yzx, यहाँ पे देगा -19x इंटू yz, ऐसा दिया। अब देखिए ध्यान से, ये आप इसको देखिए ध्यान से, ये 9xyz इसके बराबर है ये 3x इंटू 5yz। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 3 या 15 xyz यही मिला। और ये भी आपको इस तरीके से दिया, कभी आपको यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ दिया कि 27yzx, xyz के प्लेस पे लिखा yzx, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये तीनों xyz तीन टर्म मल्टीप्लाई में यहाँ है, तो यहाँ भी तीनों मल्टीप्लाई में खाली दिखने चाहिए, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 इंटू 3 इंटू 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 2 जा 6, 4 जा 24। अगर आप 4 इंटू 3 इंटू 2 करें तब भी आपको वही मिलने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं होता है, खाली तीनों के तीनों टर्म मल्टीप्लाई में यहाँ भी होने चाहिए। आई बात समझ में? और यहाँ देखिए -19x को अलग कर दिया, y अलग कर दिया, बाकी सॉल्व करने पे तो यही मिलने वाला है। इसलिए ये सब के सब टर्म भी आपके लाइक टर्म है। कौन से टर्म कहलाएंगे? ये सब लाइक टर्म्स आपके ये कहलाएंगे। मतलब ये बातें भी आप समझ पा रहे हैं कि ये टर्म भी आपके लाइक टर्म्स में ही आते हैं। इतनी सी कहानी इसकी है। अब लाइक अनलाइक के बेसिस पे थोड़ा सा चलते हैं कि जब हमारे टर्म्स बनते हैं तो टर्म्स हमेशा एक ही नहीं होता है, एक से ज्यादा होता है। तो जब एक टर्म होगा तो क्या करेंगे या क्या कहेंगे उसको? जब एक से ज्यादा टर्म होगा, 2 टर्म होगा, 3 टर्म होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उस वाली कहानी में हम चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगली जो हमारी कहानी है उसको थोड़ा ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ध्यान दीजिए, मैं एक वर्ड ले लेता हूं, उस वर्ड को मैं आपके सामने रखता हूं, उस वर्ड को जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने यहाँ पे एक वर्ड लिया जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वर्ड को हमने 2 पार्ट में तोड़ा, पॉली प्लस नोमियल में। मैंने क्या किया, एक वर्ड लिया पॉलिनोमियल, हमने उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, पॉली में प्लस नोमियल में। ये पॉली का मतलब इंग्लिश में होता है मेनी, मेनी मतलब बहुत, और नोमियल का मतलब होता है, ये जो नोमियल है इसका मतलब होता है टर्म्स। जब बहुत ज्यादा टर्म्स, जब बहुत ज्यादा मतलब क्या, एक कैलकुलेटेड मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि जिसको गिन ही नहीं सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे हैं वो जब एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़ेंगे तो वो हमें एन नंबर ऑफ टर्म्स का एक सीरीज देते हैं, एक सीक्वेंस देते हैं, एक प्रोग्रेशन देते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं उसे? पॉलिनोमियल। तो जैसे हमने पॉलिनोमियल को टर्म्स को दिखाने के लिए हमने एफ एक्स लिख दिया, ये एफ एक्स क्या है?
पोलिनोमियल के टर्म्स कैसे बनेंगे? एक्स पावर ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन। इस तरीके से आप चलते जाएंगे तो आपको लास्ट मिलेगा ए टू एक्स स्क्वायर ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे यहीं से आपकी कहानी की शुरुआत होगी। तो यहाँ कह रहा है कि जब n, कितने टर्म की बात मैंने किया था? n टर्म, x का पावर n भी हो सकता है, और x का पावर n होगा तो इसके आगे जो an है इसे हम कहते हैं कॉफिशिएंट। क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट। मैं भी आपको बताऊंगा कॉफिशिएंट क्या होता है। तो ये सारे जो टर्म है, ये n टर्म, ये n माइनस वन टर्म, इसके बाद घटते जाएगा, फिर ये ए टू एक्स स्क्वायर टर्म, ये जैसे से इसका हम जो मैक्सिमम पावर दिखाएं n, उसके बाद पावर आपका वन बाय वन डिक्रीज कर रहा है। ये चेन की तरफ से तरीके से बना हुआ है और ये कम होता जाएगा और लास्ट में ऐसा होगा कि x वन बन के रह गया है। अब ये नहीं कहेंगे यहाँ पे x नहीं, यहाँ भी x है लेकिन पावर क्या है? जीरो के रूप में है। तो यहाँ भी x है लेकिन पावर जीरो है। तो किसी भी टर्म के पावर जीरो उसका वैल्यू वन होता है। तो यहाँ भी, तो लास्ट में जो हमें जो टर्म मिला है वो यही मिला है, ए नॉट एक्स पावर नॉट। ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट लास्ट टर्म है, ये सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट। तो इस तरीके से ये टर्म्स जो है बढ़ते चले जा रहे हैं और ये सारे के सारे टर्म्स हमें एक लिमिटेड तक मिलते हैं। n क्या है? एक लिमिटेड टर्म है, अनलिमिटेड नहीं कह सकते इसको, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं बोल सकते। n, मैंने एक n फिक्स कर दिया, मुझे n टर्म तक जाना है तो मैंने एक जगह फिक्स कर दिया, एक पोजीशन फिक्स कर दिया कि मुझे n सारे चेन प्लस में जुड़े हुए हैं। इसे हमने सुंदर सा नाम दे दिया पॉलिनोमियल। मतलब ये कि बहुत सारे टर्म्स, पॉली मीन्स मेनी टर्म आपस में जुड़े तो हमें एक सुंदर सा वर्ड दिया पॉलिनोमियल। क्या वर्ड दिया? पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल वर्ड अब हमें कुछ कहानी सुनाएगा। ध्यान दीजिएगा कहानी क्या सुनाने वाला है। तो कहता है कि पॉलिनोमियल टर्म जो है वो जब भी बनेगा तो वो हमेशा टर्म को जोड़ते हुए बनेगा। जब f(x) का सिर्फ एक ही टर्म हो, जब f(x) का दो टर्म हो, जब f(x) का तीन टर्म हो, कितना हो? तीन टर्म हो। जब f(x) का चार टर्म हो, f(x) का चार टर्म हो, तो ये f(x) के टर्म जो है हमें, ये एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीन टर्म और ये चार टर्म, ये सब के सब नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड कर रहे हैं हमारे पॉलिनोमियल। तो जब एक टर्म होगा तो उसे क्या कहेंगे? दो टर्म होगा तो क्या कहेंगे? तीन टर्म होगा तो क्या कहेंगे? चार टर्म होगा तो क्या कहेंगे? मैं ये बताता हूं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि ये जो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है, पॉलिनोमियल को हम लोग फिलहाल ज्यादा दूर तक नहीं तोड़ेंगे, तीन से चार टाइप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला, जब वन टर्म हो, जब कितना टर्म हो? वन टर्म हो। जब एक टर्म हो तो हम उसका नाम देंगे मोनोमियल। क्या नाम देंगे? मोनोमियल। एक टर्म वाले को तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मोनोमियल। दूसरा, जब दो टर्म होंगे, कितने टर्म्स हो जाएंगे? दो टर्म। तो जब दो टर्म होंगे तो हम उसका नाम देंगे बाइनोमियल। क्या नाम देंगे? बाइनोमियल। देखते जाइए, जब आपके पॉलिनोमियल के तीन टर्म होंगे, थ्री टर्म्स जब होंगे तो उसे कहेंगे ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। तीन टर्म वाले को बोलेंगे ट्राइनोमियल। जब चार टर्म आ जाए तो क्या बोलेंगे? जब चार टर्म होंगे तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रीनोमियल। क्या कहेंगे? क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल, उसे क्वाड्रीनोमियल कहेंगे। तो आपने देखा कि एक टर्म वाले को आपने क्या नाम दिया? जब टर्म एक हो तो मोनोमियल, जब दो टर्म हो तो बाइनोमियल, जब तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल, जब चार टर्म हो तो क्वाड्रीनोमियल। इस तरीके से आपने टर्म्स के बेसिस पर एक टर्म को देखा, मोनोमियल कह दिया आपने, मोनोमियल कह दिया आपने। दो टर्म देखा तो बाइनोमियल कहा,
3 टर्म देखा तो ट्राइनोमियल कहा, 4 टर्म देखा तो क्वाड्रिनोमियल कह दिया। इस तरीके से 5 टर्म देखेंगे तो पेंटनोमियल, हेक्सनोमियल, हेप्टनोमियल, ऑक्टनोमियल, नोनोमियल, डेकनोमियल, इस तरीके से वो बढ़ता चला जाएगा। तो हम उतने लंबे कहानी को ना सुना करके शॉर्ट में कह देते हैं, इसके बाद जो भी आएगा वो सब पॉलिनोमियल होगा। क्या कह देते हैं? इसके बाद जो भी आएगा ऑल आर पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मेनी, जितना आता रहेगा सब पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? तो टर्म्स के बेसिस पे हमने इसके टाइप्स को पढ़ा, और भी टाइप्स है बट ये 3-4 टाइप्स ही मुझे पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक टर्म देखा तो मोनोमियल, 2 टर्म देखा तो बाइनोमियल, 3 टर्म देखा तो ट्राइनोमियल, 4 देखा तो क्वाड्रिनोमियल। अब मैं बताता हूं आपको एक वर्ड जो अभी तक हम लोगों ने नहीं जाना है, उसको जानते हैं। जब मैंने टर्म्स को लिखा तो टर्म्स को लिखने के बाद हमने देखा कि वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में जुड़ गए। वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में क्या हो गए? जुड़ गए, और जुड़ करके हमें कुछ कहानी सुना गए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे मैंने 5x² लिखा, क्या लिख दिया? 5x²। तो ये तो वेरिएबल हो गया, ये क्या है? वेरिएबल। और ये क्या हो गया? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। तो वेरिएबल और ये कांस्टेंट, ध्यान दीजिए। तो वेरिएबल x² है, वेरिएबल x² है, और उसका आगे जो लगा हुआ कांस्टेंट है इसे हम कहते हैं कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² जो वेरिएबल है उसका कॉफिशिएंट क्या है? तो जिसका कॉफिशिएंट पूछेगा उस टर्म को गोल करके छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा वो उसका कॉफिशिएंट कहलाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ कॉफिशिएंट भी 2 तरह का होता है। एक होता है न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। क्या होता है? कॉफिशिएंट, कोएफिशिएंट जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, न्यूमेरिकल COEFFICIENT, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। एक और होता है, उसे क्या कहते हैं? लिटरल कॉफिशिएंट, LITERAL, लिटरल कॉफिशिएंट। अब ध्यान दीजिए, मैं कुछ बातें आपको दिखाना चाहूंगा। अभी इसमें गलती नहीं करना, आपको समझना है बड़ी ध्यान से। जैसे मैंने 5x³ लिखा, तो x³ क्या है? एक न्यूमेरिकल टर्म है, उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 5। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या निकल के आएगा? 5। अब इसमें 5 क्या है? एक लिटरल नंबर है, और इसका कोफिशिएंट क्या आएगा? x³। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? x³। तो कोफिशिएंट दोनों है, लेकिन एक न्यूमेरिकल है, एक लिटरल है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करेगा तो वेरिएबल को पकड़ के कांस्टेंट नंबर को सिर्फ लिख देंगे, ठीक है ना। वेरिएबल को पकड़ के अलग कर देंगे, कांस्टेंट को यहाँ पे लिख देंगे। लिटरल कोफिशिएंट की बात करेगा तो हम कांस्टेंट को पकड़ लेंगे और वेरिएबल को यहाँ पे लिख देंगे। आई बात समझ में? 2 तरह के कोफिशिएंट है। आज की कहानी यही रखते हैं, बाकी और भी बहुत सारी कहानियां हैं, वो अगले लेक्चर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है ना। आज इतना समझिए और इसको जाके एक बार फिर से रिवाइज करिए और इसके क्वेश्चन 2-4 लगाइए, आपको और समझ में आएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।